जय हिंद साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके आए साथियों। इसके पहले आप लोगों के लिए हमने 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। तो आइए वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ है। अपने हाथों अपना ही नुकसान करना, कृतघ्न होना, परोसे गए भोजन का निरादर करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। क्या होता है जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का अर्थ? तो साथियों, कृतघ्न होना आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिस पत्तल में खाना उसी पत्तल में छेद करना कहावत का जो अर्थ है वो कृतघ्न होना होता है। शेष विकल्प जो हैं वो असंगत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी? पत्रकारों की, नौकरों की, फोटोग्राफरों की, जमींदारों की। तो रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार हुई थी? तो साथियों, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो फोटोग्राफरों की होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? ये क्वेश्चन साथियों देख लीजिए कहाँ से आए हैं। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पुस्तक है क्षितिज भाग 2, उसको पढ़ना है, जिसमें काव्य खंड मिलेगा। काव्य खंड में आपको 9 चैप्टर मिलेंगे। इसके बाद काव्य खंड के बाद गद्य खंड मिलेगा। गद्य खंड में आपको 8 चैप्टर मिलेंगे, ये पढ़ना है। ये क्षितिज भाग 2 पुस्तक की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आपको एक पुस्तक और पढ़नी होगी, वो पुस्तक है कृतिका भाग 2। ठीक है, कृतिका भाग 2 जिसमें 5 चैप्टर हैं, इन चैप्टर को पढ़ना होगा। और यही फर्स्ट पेपर है झारखंड पुलिस कांस्टेबल में, जो फर्स्ट पेपर होगा वो यही है। इसमें 30% आपको लाना ही लाना है। इसके ऊपर आप लाते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तो एक क्षितिज भाग 2, एक कृतिका भाग 2, ये 2 पुस्तकों को आपको पढ़ना है, तभी ये सब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, अभी लास्ट में हम आपको चर्चा करके बताएंगे। अगला प्रश्न है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है अति आलसी, अति कमजोर, अति दुखी, अति प्रिय। क्या होता है आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ? तो साथियों, अति प्रिय, आंखों का तारा जो है माने अति प्रिय होता है। दिए गए मुहावरे आंखों का तारा होना का अर्थ है अति प्रिय। वाक्य प्रयोग, बच्चा कैसा भी हो माँ बाप की आंखों का तारा ही होता है। ठीक है, इस तरीके से वाक्य प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? वारी, निर्झरिणी, सरिता, तटिनी। तो इनमें से कौन सा शब्द है जो नदी का समानार्थी नहीं है? तो साथियों, वारी जो है वो नदी का समानार्थी नहीं है। बाकी 3 विकल्प जो हैं वो नदी के समानार्थी हैं। नदी का जो समानार्थी शब्द है वो वारी नहीं है। वारी शब्द पानी का समानार्थी है। शेष शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, किसका मन विकल था? बादलों का, संसार के सभी प्राणियों का, कवि का, इनमें से सभी। तो साथियों, जो हमने पुस्तक बताई, एक क्षितिज भाग 2, एक कृतिका भाग 2, उसको पढ़ेंगे तो इन सब सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, तो किसका मन विकल था? तो साथियों, संसार के सभी प्राणियों का मन जो है वो विकल था। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो साथियों, विष्णु। ठीक है, जनार्दन जो है वो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। जनार्दन के अन्य पर्यायवाची हैं हरि, लक्ष्मीकांत, कमलापति, अच्युत, चक्रपाणि आदि। ठीक है, अगला प्रश्न है, अच्छ का अनेकार्थी बताइए। धुरी, स्थिर, आज्ञा, प्रकाश। अच्छ का अनेकार्थी शब्द बताना है। तो साथियों, धुरी जो है वो अच्छ का अनेकार्थी शब्द है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अच्छ के अनेकार्थी शब्द इस प्रकार हैं, ज्ञान हुआ, सर्प हुआ, रथ, मंडल, आत्मा। ये सब क्या हैं? अच्छ के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जार्ज पंचम की नाक का ना होना क्या सिद्ध करता है? साथियों,
क्षितिज भाग 2 में जो गद्य खंड है वहाँ देखेंगे तो ये सब चैप्टर मिलेंगे। तो जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना क्या सिद्ध करता है? भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कोई स्थान नहीं है। भारतीयों के मन में अंग्रेजों के स्थान है। भारत के लोग अंग्रेजों को बुरा मानते हैं। भारतीय लोग अंग्रेजों का सम्मान नहीं करते थे। क्या होगा? तो भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति कोई स्थान नहीं है। यही है जॉर्ज पंचम की नाक का ना होना, यही सिद्ध करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पानी का अर्थ नहीं होता है? चमक, बिजली, इज्जत, जल। तो पानी का अर्थ नहीं होता है इनमें से क्या? तो साथियों, बिजली जो है वो पानी का अर्थ नहीं होता है। बाकी बिजली पानी का अर्थ नहीं है, जबकि चमक, इज्जत एवं जल पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, जो चमक हुआ, इज्जत है और जल है, पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। जब वर्षा हुई तो मोर नाचने लगे। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। जैसे ही वर्षा हुई मोर नाचने लगे। आपको सरल वाक्य बताना है। तो साथियों, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, ये आपका सरल वाक्य है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य होगा वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुलारी और टुन्नू की भेंट किस स्थान पर हुई थी? दुलारी और टुन्नू की भेंट किस स्थान पर हुई थी? खोजवा बाजार से में, त्योहार में, मंदिर में, जुलूस के समय। तो वही पुस्तक, दो पुस्तक हैं, एक कृतिका भाग 2, एक क्षितिज भाग 2। उन्हें पढ़ेंगे तो इन प्रश्नों का उत्तर आप दे लेंगे। अगर पुस्तक चाहिए आप लोगों को तो आप कमेंट करिएगा। उसके बाद हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे, वहाँ से आप लोग जाके पुस्तक को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो दुलारी और टुन्नू की भेंट किस स्थान पर हुई थी? तो खोजवा बाजार में हुई थी। ठीक है, खोजवा बाजार में। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस प्रकार का वाक्य है? तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। साथियों, यह वाक्य संयुक्त वाक्य है, क्योंकि और जो है लगा है। तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। समझ गए बात? ठीक है, और यह आदि। अगला प्रश्न है, टुन्नू दुलारी के लिए क्या भेंट लाया था? फिर वही प्रश्न, क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2। प्रेरणादायक पुस्तकें, सोने का हार, चरखा, गांधी आश्रम से बनी खादी की धोती। तो टुन्नू दुलारी के लिए क्या भेंट लाया था? तो गांधी आश्रम से बनी खादी की धोती। जब आप गद्य खंड पढ़ेंगे तो आंसर कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए। संदेहार्थ, संभावनार्थ, विद्यार्थ, निश्चयार्थ। क्या होगा? गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए, इसमें वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? तो साथियों, विद्यार्थ। विद्यार्थ आपका राइट आंसर होगा। विद्यार्थ वाक्य किन्हें कहते हैं ये जान लीजिए। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है उसे विद्यार्थ वाक्य कहते हैं। विद्यार्थ को आज्ञार्थक वाक्य भी कहा जाता है। जिसे गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए, तो ये किस प्रकार का वाक्य है? विद्यार्थ वाक्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं। संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो साथियों,
यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य होगा। ठीक है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर यह संकेतवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में एक कार्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जबकि जिस वाक्य से कार्य के होने या न होने से संदेह व्यक्त हो रहा उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और जिस वाक्य में इच्छा या शुभकामना व्यक्त हो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तथा इसी तरह जिस वाक्य से किसी तरह के आदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उन्मीलन शब्द का विलोम निम्न में से क्या है? निमीलन, अवमीलन, अनुमीलन, निर्मीलन। क्या होगा उन्मीलन शब्द का विलोम? तो निमीलन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निमीलन जो है उन्मीलन शब्द का विलोम है। शेष विकल्प आपके असंगत हैं। जगह जगह पर लेखिका को कौन से नुकीले पेड़ दिखाई दिए? धूपी, पाइन, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो जगह जगह पर लेखिका को कौन से नुकीले पेड़ दिखाई दिए? यहाँ पर भी क्षितिका भाग 2 और कृतिका भाग 2 पढ़ने की ज़रूरत है। दोनों पुस्तक पढ़ेंगे तो इन सब प्रश्न का आप उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ए और बी ऑप्शन सही होगा, धूपी और पाइन। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह एक उत्तम व्यक्ति है। उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम क्या है? स्वतंत्र, शाश्वत, कृतघ्न, अधम। तो वह एक उत्तम व्यक्ति है, उत्तम का विलोम बताना है तो साथियों अधम आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तम का जो विलोम होगा वो अधम होगा। वह एक उत्तम व्यक्ति है, उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम अधम होगा। कुछ अन्य शब्द हैं जिनके विलोम हैं। स्वतंत्र का परतंत्र होगा, शाश्वत का क्षणिक होगा और कृतघ्न का कृतज्ञ होगा, अधम का उत्तम होगा। ठीक है, ये कुछ शब्द के विलोम थे। अगला प्रश्न है, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? खाली घड़ा, छोटी गागर, सूखों से खाली जीवन, भरा हुआ घड़ा। गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? तो सुखों से खाली जीवन, यही तात्पर्य है। ठीक है, सुखों से खाली जीवन, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े तो साथियों उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। और सकर्मक क्रिया में अगर हम क्या का प्रश्न करते हैं और उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होगा, उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक क्रिया होगा। जब उत्तर मिल जाता है तभी कर्म पर प्रभाव पड़ता है, तब कर्ता पर नहीं पड़ता। तो वही परिभाषा के रूप में किताबों में यही लिखा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े, माने उत्तर मिल जाए, वही क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगा। और अगर कर्ता पर अगर पड़े तो क्या होगा? वहां पे अकर्मक क्रिया, माने उत्तर न मिले तो अकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, तो अगर हम इसमें क्या खाता है क्वेश्चन करें, क्या खाता है राम, क्या खाता है, तो उत्तर आता है आम, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। और यहाँ पे आम खाता है तो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है ना, कर्म आपका क्या है? खाना, उसका आम को खा रहा है तो आम खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? कर्म पे प्रभाव पड़ रहा है। जैसे मोहन साइकिल चलाता है, मैं पूछूं क्या चलाता है तो साइकिल उत्तर निकल के आए, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया के उदाहरण है। उपयुक्त उदाहरण में आम और साइकिल कर्म हैं तथा खाना और चलाना क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो आपको क्रिया में क्या क्या क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? मूल धातु कहते हैं, नाम धातु, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक धातु। बताइए।
तो जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे हम नाम धातु कहते हैं। ठीक है, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे अगर बात करें निराश होना, इसमें विशेषण प्लस क्रिया है। लाठी मारना संज्ञा और क्रिया है, लाठी जो है संज्ञा, मारना क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है महाजन शब्द में समास है। महाजन शब्द में कौन सा समास है बताइए? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास। तो महाजन शब्द में समास है तो साथियों कर्मधारय समास होगा। ठीक है, अगर मैं इसका विग्रह करूं तो महान है जो जन, क्या होगा? महान है जो जन अर्थात महाजन। तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा। अब कर्मधारय समास कहते किसे कहते हैं? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमान और उपमेय अथवा विशेषण या विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे महाजन, महान है जो जन, यहाँ जन प्रधान पद के साथ विशेष्य है तथा महान विशेषण है, अतः महाजन में कर्मधारय समास होगा। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे क्रोधाग्नि, अधमरा, परमेश्वर, महाशय इत्यादि। ठीक है, तो ये था कर्मधारय समास के अन्य उदाहरण। अगला प्रश्न है उजास का पर्यायवाची क्या है? प्रकाश होगा, उजाला होगा, दोनों ए और बी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो उजास का जो पर्यायवाची होगा वो दोनों ए और बी माने प्रकाश और उजाला दोनों होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समास नाम सही है? सज्जन क्या अव्ययी भाव समास है? अष्टाध्यायी क्या द्वंद्व समास है? यथामति कर्मधारय समास है? शरणागत तत्पुरुष समास है? तो बताना है कौन सा समास सही नहीं है। तो साथियों शरणागत जो है वो तत्पुरुष समास नहीं है, ये आपका असंगत है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम आपको डिटेल समझाते हैं। दिए गए विकल्पों में जो शरणागत में तत्पुरुष समास है, शरणागत का जो समास विग्रह है वो शरण में आया हुआ, इसमें में चिन्ह का लोप हुआ है। ठीक है, तो साथियों क्वेश्चन में पूछा था कौन सा समास नाम सही है, नाम सही है ये पूछा था। ठीक है, कौन सा समास नाम सही है? तो ऑप्शन नंबर डी माने शरणागत तत्पुरुष समास है, ये बिल्कुल सही है। शरणागत में तत्पुरुष समास है। शरणागत का जो अगर समास विग्रह करेंगे तो शरण में आया हुआ, इसमें में चिन्ह का लोप हुआ है। अब तत्पुरुष समास देखिए, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, गौण होता है तथा समासिक पद में विभक्ति का लोप होता है। जैसे नरोत्तम, नर में नरों में उत्तम। ठीक है, शोकाकुल, शोक से आकुल। तो ये सब क्या है? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। इनमें रात को का कारक है? रात को में कौन सा कारक है? कर्म है, अधिकरण है, करण है, या फिर एक और ऑप्शन देता हूँ संबोधन है। मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा। तो साथियों यहाँ पे कर्म कारक होगा। आता है ना कर्ता ने होता है, कर्ता ने कर्म को, तो रात को तो कर्म आया। ठीक है, तो कर्म को आपका राइट आंसर होगा। और साथियों कारक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, मैं रात को देर से लौटूंगा, आप घर ही रहिएगा, आपसे टेलीफोन पर बात करूंगा, वाक्य में रात को जो है कर्म कारक है। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है कर्ता, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। तो मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए। तो साथियों यहाँ पे रेखांकित शब्द सोहन है। ठीक है, सोहन को रेखांकित शब्द आप सोहन को कर लीजिएगा। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है, माने सोहन को में कौन सा कारक है? कर्ता है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है। कौन सा कारक है? तो साथियों यहाँ पे आप कौन सा? संप्रदान कारक है। ठीक है, सोहन को, तो यहाँ पे संप्रदान कारक होगा। मोहन ने सोहन को गुब्बारे दिए, वाक्य
वाक्य में रेखा के अंश में संप्रदान कारक है। जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए, जिसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, तो कारक आप याद रखिएगा, उनके जो योजक शब्द हैं। ठीक है, और इनकी संख्या 8 होती है साथियों। अगला प्रश्न है, अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? सीमाहीन, असीम, अनंत, असीम मस्ती। अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? तो साथियों असीम मस्ती आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है सर्वनाम, अव्यय, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो वह चलते चलते रुक गया, यह वाक्य है साथियों, कैसा वाक्य है? तो यह जो है क्रिया विशेषण है। ऐसे अविकारी शब्द जिनसे क्रिया की विशेषता का बोध होता है क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस वाक्य में चलते चलते शब्द रुकना क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ चलते चलते शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरे, है, ए, ओह इत्यादि इसमें किस प्रकार के अव्यय हैं? प्रशंसा बोधक अव्यय, शोक बोधक अव्यय, हर्ष बोधक अव्यय या फिर आश्चर्य बोधक अव्यय? किस प्रकार के अव्यय हैं? तो साथियों यहाँ पे आश्चर्य बोधक अव्यय हैं। ठीक है, अरे, है, ए, ओह इत्यादि में आश्चर्य बोधक अव्यय हैं। जिस अव्यय के साथ विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है वह आश्चर्य बोधक अव्यय कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहाँ लेखक को जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया दिखाई दी? चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया? तो साथियों क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 पढ़िएगा। तो साथियों यहाँ पे जापान आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ए, ह, छ? तो कंठ तालु उच्चारण स्थान आप लोग याद रखिएगा। उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंठ तालु आपका ए होगा। ए आपका राइट आंसर होगा। ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, अन्य विकल्प असंगत हैं आपके। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन क, च, ट, य। तो साथियों यहाँ पे स्पर्श व्यंजन य नहीं है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन जो होते हैं यह वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं बल्कि अंतस्थ व्यंजन है। शेष सभी स्पर्श व्यंजन ध्वनियाँ अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो य, र, ल, व होता है। ठीक है, और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा? चांदनी चौक में तो साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है चांदनी चौक में। ठीक है, चांदनी चौक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जयपुर, दिल्ली, रमेश, रामायण आदि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से जान लीजिए? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, कविता में लड़की के सयाने न होने का क्या आशय है? दुनियादारी को न समझना, जवान न होना, अनपढ़ होना, इनमें से कोई नहीं। काव्यखंड का प्रश्न है, दुनियादारी को न समझना, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता। कविता में लड़की के सयाने न होने का क्या आशय? भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे आपका अंकित राइट आंसर होगा। ठीक है, अंकित जो है का राइट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा का। उपर्युक्त में कड़वाहट, आनंद और आवश्यकता भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, जबकि अंकित व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न में भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है पूछा था। ठीक, अगला प्रश्न है, बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले क्या खो बैठती हैं? इज्जत, आज़ादी, सुंदरता, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पे आज़ादी, बहुएं थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले आज़ादी खो बैठती हैं। ठीक है, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक। तो
हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो साथियों पुरुषवाचक, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं हम ताजमहल देखने जाएंगे, वाक्य में हम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। एक उत्तम पुरुष होता है, मैं हम। मध्यम पुरुष में तू आप। अन्य पुरुष में वह वे यह ये। जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और मूल सर्वनाम की संख्या 11 होती है साथियों। और सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। संज्ञा के 5 और सर्वनाम के 6 भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये संज्ञा और सर्वनाम के 6 भेद और संज्ञा के 5 भेद होते हैं और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा। मुझसे, हमसे, मुझको, हमको, क्या होगा? अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप। तो साथियों हमसे जो है आपका राइट आंसर होगा। ये अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा हमसे। मुझसे अपादान कारक उत्तम पुरुष एकवचन का रूप है, ठीक है। कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? महान, प्रभावशाली, भोली, चंचल। कैसा बताया है? तो साथियों भोली, ठीक है, कवि ने अपनी आत्मकथा को भोली बताया है। अगला प्रश्न है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ है? पढ़ा लिखा ना होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्ख होना, क्या होगा? तो पढ़ा लिखा ना होना यही होता है काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है। गांव में अक्सर लोग बोलते भी हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तूने कहाँ जाना है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है और उसका प्राण पखेरु उड़ गया, क्या होगा साथियों? तो व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है। तो शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। व्याकरण की दृष्टि से निम्न वाक्य शुद्ध है। शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, ये शुद्ध है। अन्य वाक्यों के शुद्ध रूप हैं, देख लीजिए। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। तूने कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, ये शुद्ध वाक्य हो गया इस प्रकार। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अरे श्री कृष्ण के अनेक नाम है ऐसा बोलो। उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है कवि गर्मी से तपती धरती को जल से भरकर शीतल का आग्रह किसके कर रहा है? किससे कर रहा है? स्वयं से, बादलों से, चांद से, इनमें से सभी। तो साथियों यहाँ पे आपको काव्य खंड को पढ़ने की ज़रूरत है, काव्य खंड का अर्थ समझने की ज़रूरत है। तो क्षितिज भाग 2 पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे बादलों से, ठीक है, बादलों से आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द में संधि विच्छेद करते समय दिए गए विकल्पों में से सही रूप छांटिए। वीरोचित, अब बताइए वीरोचित में सही संधि विच्छेद। वीरधन उचित, वीरधन औचित, वीराधन उचित, विधन उचित। तो साथियों यहाँ पे वीरधन उचित आपका राइट आंसर होगा और यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। वीरोचित, वीर जो है वीरधन उचित होगा और यहाँ पे गुण स्वर संधि का उदाहरण है। और संधि कितनी होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि, एक होता है विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि के उदाहरण में, स्वर संधि के प्रकार में एक प्रकार है गुण स्वर संधि, उसी का उदाहरण है वीरधन उचित बराबर वीरोचित, ठीक है। वीरोचित शब्द का संधि विच्छेद वीरधन उचित होगा, यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण संधि जब अ या आ के बाद ह्रस्व दीर्घ अ यू और री आता है तो अ ई मिलके ए बनता है तथा अ उ मिलके ओ बनता है, अ प्लस री मिलके अर हो जाता है। जैसे भारत धन उदय, अ मिलके आ हो, उ अ और उ मिला तो ओ हो गया ना, यहाँ पे बताया गया है। तो अ और उ मिला तो ओ बन गया, तो भारतोदय, ठीक है। अगला प्रश्न है दुक्कड़ किसे कहते हैं? शहनाई के साथ बजाए जाने वाले तबले जैसे बाजे को, तंबूरे को, मशकबीन को, झांझ को। तो साथियों दुक्कड़ किसे कहते हैं? वो शहनाई के साथ बजाए जाने वाले तबले जैसे बाजे को कहते हैं दुक्कड़, ठीक है। अगला प्रश्न है जो क्षमा करने योग्य नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण, सक्षम। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है साथियों उसे हम अक्षम्य बोलते हैं, ठीक है। दिए गए वाक्य जो है जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अक्षम्य, जबकि शेष विकल्प असंगत है। अब साथियों आपको बताते हैं
कि क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 का जो चैप्टर, देखिए पुस्तक है क्षितिज भाग 2, इसमें काव्य खंड में इतने चैप्टर हैं, 9 चैप्टर, ठीक है। इन चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा जैसे हमने प्रश्न डाले थे, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा और आप पढ़े रहेंगे तो उत्तर दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्षितिज भाग 2 में ही एक और खंड है गद्य खंड, ठीक है। ये देखिए गद्य खंड, इसमें जो है 8 चैप्टर हैं, इन 8 चैप्टर को आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे बाल गोविंद भगत के चैप्टर आपको नेताजी का चश्मा वाला मिला था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद एक पुस्तक और है कृतिका भाग 2, ये अभी तक एक पुस्तक थी, अब ये दूसरी पुस्तक है कृतिका भाग 2, इसमें 5 चैप्टर हैं, इनको पढ़ना है, ठीक है। जॉर्ज पंचम की नाक, अभी नाक वाला क्वेश्चन आया था, ये कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सब चैप्टरों को पढ़ना है, तब जाके उन सब क्वेश्चन हल हो पाएंगे, ठीक है। और झारखंड पुलिस का जो पहला पेपर होता है साथियों, वो उसमें 30% लाना अनिवार्य है, 30% लाएंगे तो पास रहेंगे, तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को पुस्तक चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम आपको अगली वीडियो में टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करेंगे और उसमें आपको दोनों पुस्तक प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।